Hello everyone, I am Sneha Sharma. Welcome back to our YouTube channel HPGK Hub. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2 फेब 2025 को जो है वो उत्तर प्रदेश के ये जो होम्योपैथिक का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होना जो है वो फिक्स हो चुका है। तो आपके पास अभी टाइम बहुत कम बचता है, तो इसके लिए HPGK हब की टीम आपके लिए लाई है लाइव ऑफ रिकॉर्डेड क्लासेस का बैच जो कि बाइलिंगुअल रहेगा, जिसमें कि अगर हम की फीचर्स की बात करें तो लाइव ऑफ रिकॉर्डेड थ्योरी क्लासेस भी आपको मिलेंगी, सिलेबस जो आपका ऑफिशियल सिलेबस की वीडियो क्लासेस मिलेंगी, डिटेल्ड नोट्स रहेंगे, आपके जो लाइव क्लासेस के लेक्चर्स की पीडीएफ्स रहेंगी, मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज टेस्ट रहे, साथ ही साथ कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट भी विद डिटेल सोल्यूशन आपको मिलेंगे। एक ही प्लेटफॉर्म पर घर बैठे जो है आप विद इन फ्यू सेकंड्स जो है ये सारा स्टडी एक्सेस पा सकते हैं, क्योंकि अभी लास्ट फ्यू डेज आपके पास जो है वो बचते हैं। तो इसमें आपने ये 397 पोस्ट में सिर्फ एक वैकेंसी आपके लिए चाहिए, एक पोस्ट से आपने सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना है। तो आप ये भी जानते हैं कि सरकारी नौकरी का सपना आपका बार बार आपके पास ये मौका चलकर नहीं आता है। तो इसके लिए आपको अब लास्ट कुछ दिन के लिए ये क्रैश कोर्स हम लेके आए हैं, जिसमें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज टेस्ट लगाने हैं। सिंपली क्या करना है, आपने हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है 8278723715, व्हाट्सअप इस पे करना है और ये विद इन फ्यू सेकंड्स आपने सारा स्टडी एक्सेस पाना है और अपने सरकारी नौकरी के सपने, आपके अपनों के सपने को पूरा करने के लिए ये कोर्स ज्वाइन करना है। चलिए हम अपने ये वीडियो क्लासेस की सीरीज को आज फिर आगे आपके लिए लेके आए हैं, इस कंटिन्यू करेंगे सीरीज को। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारी वीडियो क्लास कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में अपनी वैल्यूएबल फीडबैक जो वो जरूर दीजिएगा। आपकी फीडबैक हमारे लिए मोटिवेशन है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल इन प्लूरल इन्फ्यूजन इज फाउंड इन। प्लूरल इन्फ्यूजन में जो है ग्लूकोज स्तर की कमी पाई जाती है। आपका रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, SLE, आपका न्यूमोकोकल इन्फेक्शन या पी कैरिनी इन्फेक्शन। आपने साथ साथ में आंसर्स लगाने हैं, क्योंकि लास्ट के आपके जो है वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें एमसीक्यूज आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप आंसर कर पा रहे हैं इजिली तो वेल डन, आपकी तैयारी अच्छे लेवल की। अगर आंसर करने में आ रही है आपको डिफिकल्टी तो इट मीन्स आपको थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। क्या पता आपकी ये थोड़ी सी और मेहनत आपका जो है वो सरकारी नौकरी का सपना पूरा करे। तो इसके लिए एमसीक्यू टेस्ट आप जल्दी से लगाने के लिए व्हाट्सअप कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में लेवल अगर आपका डीप भी रहेगा तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। प्लूरल इन्फ्यूजन में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो कम होने का कारण उन स्थितियों से यहाँ से जो है वो आपका जुड़ा होता है जिनमें कि आपका सूजन हुई, इन्फ्लेमेशन हुआ, इन्फेक्शन हुआ, वो अधिक होता है। तो इस कंडीशन में जो हमारे सेल्स होते हैं उनके द्वारा ग्लूकोज की जो कंजप्शन होती है वो इंक्रीज हो जाती है, या फिर जो प्लूरल स्पेस है उसमें ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, जिसका ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो आपका रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। वहीं अगर हम यानी कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस की जब बात करते हैं तो इस कंडीशन में जो प्लूरल इन्फ्यूजन है इसमें ग्लूकोज का लेवल जो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि सूजन पैदा करने वाली जो हमारे सेल्स होते हैं, ठीक है, या जो हमारे साइटोकाइन एक्टिविटीज़ होती हैं उनके द्वारा ग्लूकोज का यहाँ पर अधिक यूज़ होता है, कंजप्शन ज़्यादा हो जाती है। आगे हम बात करेंगे SLE यानी कि जिसे बोलते हैं सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। इसमें भी जो है वो आपका प्लूरल इन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसमें जो ग्लूकोज का लेवल है वो इसमें आपका नॉर्मल या फिर जो स्लाइटली रिड्यूस जो है वो होता है। नेक्स्ट इसमें आपका जो था वो ऑप्शन था न्यूमोकोकल इन्फेक्शन। तो इसमें भी ग्लूकोज लेवल जो है वो आपका डिक्रीज हो सकता है। क्यों हो सकता है, बट दिस इज लेस कॉमन कंपेयर टू अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, लेकिन ये आमतौर पर जो हल्का होता है दूसरे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनके कंपैरिजन में। फिर इसमें था आपका ऑप्शन की पी कैरिनी इन्फेक्शन। तो ये भी जो है वो आपका प्लूरल इन्फ्यूजन में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको महत्वपूर्ण रूप से ये कम नहीं करते, यानी कि दिस इज द टिपिकली नॉट एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंटली डिक्रीज ग्लूकोज लेवल्स इन प्लूरल फ्लूइड।
इसलिए जो है वो आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि प्लूरल इन्फ्यूजन में ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो सबसे अधिक यहाँ पर जो है वो डिक्रीज होता है, घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, आप साथ साथ में आंसर कीजिएगा। फाइब्रोसिस अराउंड ब्रूनर्स ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ब्रूनर ग्रंथि के चारों जो फाइब्रोसिस है उसकी विशेषता है क्या? आपका इंटेंसिनल लिम्फोमा, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रेडिएशन एंट्राइट्स, ऑप्शन सी है आपका अमाइलॉइडोसिस, या फिर ऑप्शन यहाँ पर डी है स्क्लेरोडर्मा। तो ऑप्शन डी ही यहाँ पर आपका करेक्ट है, ठीक है, स्क्लेरोडर्मा। अब जो ब्रूनर ग्रंथियां होती हैं इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं डिटेल में। इसके चारों जो फाइब्रोसिस स्क्लेरोडर्मा होता है उसकी एक हिस्टोलॉजिकल जो है वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब ब्रूनर्स ग्लैंड जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं इनकी बात करें तो जो ब्रूनर ग्रंथियां हैं वो डुओडेनम की जो सम्ब्यूकोसा है उसमें आपकी स्थित होती हैं, लोकेटेड होती हैं। और साथ ही साथ जो है ये जो क्षारीय म्यूकस होता है, ठीक है, जो अल्कलाइन म्यूकस होता है उससे जो है वो आपका ये सेक्रेशन करती हैं, जो कि हमारा जो अम्लीय जठर होता है, गैस्ट्रिक जो हमारे कंटेंट्स होते हैं उस रस से जो है वो आपका जो एसिडिक जो हमारे गैस्ट्रिक कंटेंट्स होते हैं उससे जो है डुओडेनम की परत की जो है ये रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है उसकी लाइनिंग की, ठीक है। और इसमें हम स्क्लेरोडर्मा की जब बात करते हैं जो कि एक प्रणालीगत जो आपका संयोजी उत्तक विकार यानी कि सिस्टमिक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, इसमें विभिन्न जो हमारे टिश्यूज होते हैं उनमें फाइब्रोसिस हो सकता है जिसमें कि आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो भी आपका इंक्लूड होता है। ये जो है आपका फाइब्रोसिस सम्ब्यूकोसा को जो है वो क्या कर देता है, थिक कर देता है, मोटा कर देता है, और जो ब्रूनर ग्लैंड्स होती हैं उनको भी आपका ये इफेक्ट करता है, जिससे कि जो है वो आपका ड्यूडेनम जो है वो उसके कार्य में जो है वो उसके जो फंक्शन है उसमें डिस्टरबेंस जो है वो गड़बड़ी जो है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन सिलिक स्प्रू देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ ऑल एक्सेप्ट। सिलिक स्प्रू में इन सब की कमी होती है सिवाय किसके? विटामिन ए, विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड आयरन। तो विच वन ऑप्शन इज द राइट आंसर? देखिए ध्यान से, लगाइए आंसर। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, थोड़े मॉडिफाइड होते हैं, ऐसे ही होते हैं बट। तो इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, विटामिन ए। अब जो सिलिक स्प्रू है जिसे कि सिलिक रोग भी हम कहते हैं, ठीक है, ऑल्सो नोन एज सिलिक डिसीज, ये जो है वो क्या है, एक आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें कि आपका जो ग्लूटेन है उसका सेवन जो है वो आपका जो हमारी छोटी आंत होती है, ठीक है, उसके म्यूकोसा को जो है वो नुकसान हार्म करता है, जिससे कि जो इसके जो आपके न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है, पोषक तत्व होते हैं, उनका जो है वो अवशोषण जो है वो यहाँ पर प्रभावित होता है। अब जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की बात करें तो सिलिक रोग में ये आपका काफ़ी कॉमन है, क्योंकि जो आपका ये विटामिन है वो छोटी आंत के डिस्टल भाग में अवशोषित होता है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती हैं, और यही जो है वो आपका रोग के कारण ये अवशोषण जो है वो आपका प्रभावित यहाँ पर हो जाता है, where B12 इज अब्जॉर्ब्ड। नेक्स्ट इसमें फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं तो ये भी आपका कॉमन है, क्योंकि जो फॉलेट है उसका ऑब्जर्वेशन जो है वो आपका छोटी आंत का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, ठीक है, उसमें होता है, जो कि सिलिक रोग में आपका अक्सर जो है वो यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो सकता है। आयरन डेफिशिएंसी की इसमें बात करें तो सिलिक रोग में ये अक्सर देखने को हमें मिलती है, क्योंकि जो ये है वो आयरन का मुख्य अवशोषण जो है वो डुओडेनम में होता है, जो कि रोग के कारण जो है वो आपका प्रभावित होता है। वहीं अगर विटामिन ए की हम बात करें तो हाउएवर इज लेस कॉमनली एसोसिएटेड विद सिलिक डिसीज बिकॉज इट इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, क्योंकि इसमें क्या होता है, हालांकि ये सिलिक रोग में कम देखी जाती है क्योंकि एक वसा में जो है वो घुलनशील विटामिन होता है हमारा, और वसा का अवशोषण केवल गंभीर या जो
उन्नत मामले होते हैं उनमें ये आपका प्रभावित होता है। इसलिए देयरफॉर विटामिन ए लेवल यूजुअली रिमेन नॉर्मल इन मोस्ट केसेस ऑफ सेलिक स्प्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेपेटाइटिस बी वायरस इज एसोसिएटेड विद, हेपेटाइटिस बी वायरस संबंधित है आपका SLE से, आपका पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा से, आपका ऑप्शन सी है Sjogren सिंड्रोम से, या फिर आपका ऑप्शन डी है आपका वैगनर ग्रैनुलोमेटोसिस से। किससे संबंधित है? ध्यान से देखिए, आंसर कीजिए। अगर आपने आंसर सोचा है यहाँ पर ऑप्शन बी, तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा की जब बात करते हैं तो हेपेटाइटिस बी वायरस HPV का जो संबंध है वो पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा PAN से यानी कि संबंधित है, जो एक प्रणालीगत जो नेक्रोटाइजिंग वैस्कुलाइट्स होते हैं, जो मध्यम आकार की जो हमारी धमनियां होती हैं, हमारी जो आर्टरीज होती हैं मीडियम साइज्ड की, उनको ये आपका इफेक्ट करती हैं। अब पैन की जब हम बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 10 to 30% ऑफ जो हमारे पैन केसेस होते हैं वो आपके जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, उस वायरस संक्रमण से आपका इसमें जुड़ा पाया जाता है। HPV के कारण जो है बनने वाला जो हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स है रक्त वाहिकाओं में, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें ये जो है वो सूजन यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो उत्पन्न करते हैं, जिससे कि नेक्रोटाइजिंग जो आर्थराइटिस होता है। इसके अगर हम सिम्पटम्स की बात करें तो इसमें आपका जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, हाइपरटेंशन है, एब्डोमिनल पेन हुआ, रेनल इन्वॉल्वमेंट हुआ, ठीक है, साथ साथ इसमें न्यूरोलॉजिकल आपकी डेफिसिट्स भी हो सकती हैं। फिर आगे इसमें आता है आपका SLE यानी कि सिस्टेमिक ल्यूपस इरेथेमेटोसिस। तो ये भी जो है एक आपका जो है वो हमने ये पहले भी पढ़ा भी कि ऑटोइम्यून कंडीशन है, ठीक है, विकार है आपका एक किस्म का, ये सब प्रतिरक्षी विकार है, लेकिन इसका HPV से जो है वो कोई भी डायरेक्ट यहाँ पर रिलेशन जो है वो लिंक जो है वो नहीं होता है। फिर इसमें आपका था Sjogren सिंड्रोम, तो ये भी जो है एक आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो कि आपका प्राइमरली जो हमारा स्लेवरी और लैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, उनको ये आपका इफेक्ट करता है, लेकिन इसका भी जो HPV से कोई भी यहाँ पर डायरेक्ट लिंक नहीं है। वहीं अगर वैगनर ग्रैनुलोमेटोसिस की बात करें तो ये भी आपका स्व प्रतिरक्षी वैस्कुलाइट्स है, जो कि आपकी जो छोटी रक्त वाहिकाएं होती, स्मॉल वेसल्स होती हैं, उनको जो है ये प्रभावित करता है और HPV से इसका संबंध नहीं है। तो इसलिए जो है वो आपका पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा इज द only condition from the options directly associated with hepatitis B virus infection. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर विटामिन D रेजिस्टेंट रिकेट्स इज इनहेरिटेड एज, विटामिन D जो है यानी कि विटामिन D प्रतिरोधी रिकेट्स विरासत में पाया जाता है आपका जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट में, ऑटोसोमल आपका रिसेसिव में, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में, या आपका एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में, किस में पाया जाता है? ध्यान से देखिए, आंसर कीजिए। तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑटोसोमल रिसेसिव। जो आपका विटामिन डी है वो प्रतिरोधी रिकेट्स आपका VDRR ऑटोसोमल रिसेसिव ढंग से विरासत में प्राप्त होता है, जिसका की अर्थ होता है कि इस रोग को विकसित करने के लिए व्यक्ति को जो है प्रत्येक जो माता पिता हैं, ठीक है, पेरेंट्स हैं, उनसे दोषपूर्ण जो जीन्स होते हैं उनकी 2 प्रतियां एक प्रत्येक से यानी कि दोनों से एक हमें यहाँ पर रिसीव करनी होती है, प्राप्त करनी पड़ती हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव विरासत का जो मतलब होता है कि दोनों माता पिता को जो है बोथ जो पेरेंट्स है मस्ट कैरी कॉपी ऑफ डिफेक्टिव जीन, ठीक है, हालांकि वे खुद जो है वो रोग के लक्षण नहीं दिखाते हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो बच्चा प्रत्येक जो माता पिता है पेरेंट्स हैं उनसे जो है वो आपका उत्परिवर्तित जीन की जो है जो 2 यहाँ पर कॉपीज यानी कि हर एक से एक, ठीक है, प्राप्त करता है, जिससे कि रोग के लक्षण जो है वो यहाँ पर आपके लीड होते हैं, विकसित होते हैं। विटामिन जो डी आपका रेसिस्टेंट रिकेट्स हैं, इसका कारण जो है वो विटामिन डी रिसेप्टर है, जीन में उत्परिवर्तन होता है, जो शरीर को विटामिन डी का प्रभावी उपयोग करने में जो वो आपका असमर्थ बनाता है, जिसके जो है वो रिजल्ट में क्या होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं, ठीक है, हमारी जो हड्डियां होती हैं की जो विकृति होती है और रिकेट्स के जो अदर सिम्पटम्स होते हैं वो भी यहाँ पर फिर
लीड होते हैं। इस रोग में जो है वो आपका आमतौर पर हड्डियों की विकृति, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं, शॉर्ट स्टेचर हो सकता है, डिलेड वॉकिंग इन चाइल्डहुड, ये सारे जो है वो कंडीशंस में आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एस्टेसिया अवेसिया इज सीन कहाँ देखा जाता है? आपका पार्किंसोनिज्म में, अल्जाइमर में, सिजोफ्रेनिया में, या आपका हिस्टेरिकल कन्वल्शन डिसऑर्डर में? कौन सा ऑप्शन इसमें आपको लग रहा है कि राइट है? बहुत ही अच्छे लेवल के, डीप लेवल के क्वेश्चन है आपके ये। तो इस क्वेश्चन का अगर आपने आंसर सोचा है यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, हिस्टेरिकल कन्वल्शन डिसऑर्डर। अब ये क्या है? एस्टेसिया अवेसिया जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को खड़ा होने, ठीक है, इनएबिलिटी टू स्टैंड और वॉक प्रॉपरली, चलने में कठिनाई होती है। हालांकि इसके लिए कोई स्पष्ट शारीरिक कारण तो नहीं होता है, इसमें आमतौर पर जो हमारा समन्वय की कमी होती है, ठीक है, इसमें मतलब इनकोऑर्डिनेशन और इम्बैलेंस, असंतुलन देखा जाता है। लेकिन कोई भी यहाँ पर हम कहें कि न्यूरोलॉजिकल डिफिट्स है या मसल वीकनेस है, ठीक है, ये नहीं होती है, इसके बिना ही होता है। वहीं अगर हम हिस्टेरिकल कन्वर्जन डिसऑर्डर की बात करें तो जिसे कि हम कन्वर्जन डिसऑर्डर भी बोलते हैं, फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बोलते हैं, तो ये एक आपकी साइकोलॉजिकल जो है वो कंडीशन होती है जहाँ की एक पर्सन जो है वो आपका जो न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स होते हैं उनको एक्सपीरियंस करता है, जैसे कि आपका लॉस ऑफ मोटर फंक्शन हुआ, ठीक है, जिसमें कि विदाउट एनी अंडरलाइंग न्यूरोलॉजिकल कॉज हो सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका एस्टेसिया अवेसिया है आमतौर पर जो कन्वर्जन डिसऑर्डर वाले रोगियों में ही आपका ये ज़्यादा देखा जाता है, जहाँ की आपके जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो आपके मानसिक कारण जो है वो शारीरिक लक्षणों को उत्पन्न करते हैं, फिजिकल सिम्टम्स को जो है वो यहाँ पर जो है वो लीड करते हैं। वहीं आगे हम बात करें कि पार्किंसोनिज्म और जो अल्जाइमर रोग है उसमें तंत्रिका तंत्र का जो है यहाँ पर क्या होता है, डीजेनरेशन होती है, ठीक है। लेकिन ये सामान्यतः एस्टेसिया अवेसिया के साथ जो है वो नहीं आते हैं। सिजोफ्रेनिया में मनोविकृति और जो संज्ञानात्मक विकार हैं वो होते हैं, लेकिन इसका भी जो है वो एस्टेसिया अवेसिया से कोई भी यहाँ पर जो है वो संबंध नहीं होता है। इसलिए हिस्टेरिकल कन्वर्जन डिसऑर्डर जो है वो एक ऐसी स्थिति है जहाँ एस्टेसिया अवेसिया जो है वो आपका देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंसुलिन स्ट्रेस टेस्ट एस्टिमेट्स। इंसुलिन स्ट्रेस टेस्ट का आकलन करता है क्या? आपका डायबिटीज मेलिटस, ग्रोथ हार्मोन्स, ग्लूकागन एसे, कैटेकोलामाइंस। देखिए ध्यान से, करिए आंसर। अगर आपने इसका सोचा है ऑप्शन बी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपकी तैयारी अच्छे लेवल से है। ग्रोथ हार्मोन्स, इंसुलिन स्ट्रेस टेस्ट जो मुख्य रूप से जो आपके जीएचए की ग्रोथ हार्मोन होते हैं उसकी जो आपकी एसेसिस होती हैं, प्रतिक्रिया होती हैं, उनका जो है वो मूल्यांकन करने के लिए आपका ये किया जाता है। इसमें जो है वो आपका इंसुलिन दिया जाता है जो कि हाइपोग्लाइसीमिया, जो आपका ब्लड ग्लूकोज का लेवल है उसको घटाना ये उत्पन्न करता है, और इसके परिणाम स्वरूप जो है शरीर का जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो आपके यहाँ पर जो वो उनकी सेक्रेशन होती है, जो कि हमारा ब्लड शुगर का जो लेवल है उसको बढ़ाने में ये हेल्प करता है। अब ग्रोथ हार्मोन को जो है वो मेयर करने के लिए जो है वो आपका ये परीक्षण किया जाता है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया के दौरान जो है जो इंसुलिन द्वारा प्रेरित होता है शरीर आमतौर पर जो है वो जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उनको सेक्रेशन करता है, ताकि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस और जो आपका लिपोलिसिस है इनके माध्यम से जो है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को यहाँ पर बढ़ाया जा सके। तो ये जो आपका टेस्ट है वो ग्रोथ हार्मोन की कमी और जो स्मार्टोट्रॉपिक जो आपका एक्सिस है और पिट्यूटरी जो है कार्य है उसका जो है वो यहाँ पर इवैल्यूएशन करने के लिए किया जाता है, खासकर ये उन केसेस में जहाँ के जो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो सेक्रेशन होने में उनको समस्या हो सकती है। तो ये जो टेस्ट है वो डायबिटीज, ग्लूकागन और जो कैटेगोलामाइंस है उसके आकलन के लिए आपका नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर इन डायबिटिक नेफ्रोपैथी ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में निम्नलिखित सभी सही है सिवाय किसके? कौन सा ऑप्शन इसमें कि वो नहीं है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन ये है कि हृदय संबंधी जो असमानताएं होती हैं वो हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी है माइक्रो और जो मैक्रो
एल्ब्यूमिन्यूरिया है वो हो सकता है। ऑप्शन सी है आपका कि ACE इनहिबिटर माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया को कम कर सकते हैं। एंड ऑप्शन डी है यहाँ पर कि इंसुलिन की आवश्यकता जो इसमें आपकी जो है वो हाई हो सकती है, बढ़ जाती है। तो इसका जो है वो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी, इंसुलिन रिक्वायरमेंट्स बिकम हाई। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी में, जो कि डायबिटीज के एक जटिलता के रूप में किडनी को जो है वो यहाँ पर इफेक्ट करता है, तो इसमें क्या बातें सही हैं? जो आपका यहाँ पर हृदय संबंधी असमानताएं हो सकती हैं, क्योंकि डायबिटीज रोगियों में जो आपका यहाँ पर हार्ट डिसीज का रिस्क जो है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, अधिक होता है, जिसमें कि आपका हाइपरटेंशन हुआ, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज हुए, हार्ट फेलियर, ये आपके इंक्लूड हो सकते हैं इश्यूज सारे। वही माइक्रो एंड मैक्रो जो आपका एल्ब्यूमिन्यूरिया है, उसका मतलब है कि जो आपका यूरिन है उसमें छोटे और बड़े मात्रा में प्रोटीन यानी कि एल्ब्यूमिन का होना, जो कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी में किडनी की क्षति का जो है वो एक हमें कह सकते हैं कि अर्ली साइन है। वहीं एसी इनहिबिटर की बात करें तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन यूरिया को कम करने में मदद करते हैं, जिससे कि किडनी की जो क्षति होती है वो उसकी गति जो है वो कम जो है वो मतलब गति धीमी हो सकती है। तो हालांकि डायबिटिक नेफ्रोपैथी में जो है इंसुलिन की आवश्यकता जरूरी नहीं कि बढ़े। वास्तव में डायबिटिक नेफ्रोपैथी में जो है वो आपका इंसुलिन प्रतिरोध जो सामान्य है, और जैसे जैसे किडनी का जो फंक्शन है वो घटता है, कम होता है, इंसुलिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी धीमा हो सकता है, जिससे कि कुछ मामलों में इंसुलिन की आवश्यकता कम हो सकती है, विशेषकर जब किडनी का कार्य खराब हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी एज पर द ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइसोलेटेड थर्ड नर्व पाल्सी सीन इन। आइसोलेटेड थर्ड नर्व पाल्सी देखा जाता है आपका किसमें? फ्रंटल ट्यूमर, बेबर सिंड्रोम, डायबिटीज या आपका इंटरनल कैरोटिड इंज्यूरियम्स में, किसमें देखा जाता है? तो इसका जो है वो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि डायबिटीज। आइसोलेटेड थर्ड नर्व पाल्सी जो है उस कंडीशन को कहा जाता है जब आपका जो है थर्ड कॉर्नियल नर्व आपकी इफेक्ट होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है लक्षण जैसे कि आपका पिटोसिस हुआ, आंख का ढीलापन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ड्रोपिंग आईलिड बोलते हैं, पुतली प्रतिक्रिया में जो है असामान्यता होना, आंखों की गति में कठिनाई होती है। तो आइसोलेटेड थर्ड नर्व पाल्सी का सबसे सामान्य कारण जो आपका डायबिटीज मेलिटिस है। डायबिटीज जो छोटी रक्त जो वाहिकाएं होती हैं हमारी, माइक्रोवेस्कुलर जो होती हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका स्मॉल ब्लड वेसल्स जो है वो उनको जो है वो आपकी जो माइक्रोवेस्कुलर होती है उनको डैमेज कर सकती हैं, उनका कारण बन सकती हैं, जो कि ऑक्यूलो मोटर नर्व को आपूर्ति करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप जो आइसोलेटेड जो थर्ड नर्व है पाल्सी होती है, और ये हमारे आमतौर पर पुतली की जो असंवेदनशीलता है उसके बिना होती है। वहीं अगर हम फ्रंटल ट्यूमर की बात करें तो सामान्यतः मस्तिष्क पर यह दबाव डालने के कारण जो है व्यापक जो हमारा तंत्रिका संबंधी जो है लक्षण उत्पन्न करता है, ना कि केवल आइसोलेटेड थर्ड नर्व पाल्सी। वहीं बेबर सिंड्रोम की बात करें तो ये मध्य मस्तिष्क में घाव से जुड़ा होता है, जिसमें कि मोटर मार्गों और जो तीसरी कार्नियल नर्व है दोनों को ये नुकसान होता है, जिससे केवल आइसोलेटेड पाल्सी की बजाय अधिक व्यापक जो इसमें आपके सिम्पटम्स होते हैं। इंटरनल कैरोटिड एन्यूरिज्म की बात करें तो कार्नियल नर्व पाल्सी का कारण बन सकता है, लेकिन ये अधिकतर कई कार्नियल नर्व्स को प्रभावित करता है, ना कि केवल सिर्फ थर्ड नर्व को ये आइसोलेटेड के रूप में। तो आपकी इसलिए डायबिटीज जो है वो सबसे पहले सामान्य स्थिति जिसमें कि आइसोलेटेड थर्ड नर्व पाल्सी जो आपकी देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, लेप्रोमेटस जो है वो कुष्ठ में ये घाव नहीं देखा जाता है, लेजन नॉट सीन इन लेप्रोमेटस लेप्रोजी। आपका पेप्यूल, मैक्यूल, वेसिकल या नोड्स? देखिए ध्यान से करिए आंसर। अगर आपने इसका आंसर सोचा ऑप्शन सी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेसिकल। लेप्रोमेटस कुष्ठ जो है वो कुष्ठ का एक गंभीर रूप होता है, जिसमें कि व्यापक रूप से स्किन और जो हमारी नर्व्स होती हैं उनका प्रभावित होना होता है। लेप्रोमेटस कुष्ठ में आमतौर पर आपके जो है वो निम्नलिखित घाव देखे जाते हैं। पेप्यूल जो कि आपका त्वचा पर उभरे छोटे गांठ और घाव होते हैं। आपका मैक्यूल्स की बात करें तो समतल फ्लैट होते हैं और रंग में जो है वो आपका बदलाव वाले धब्बे जो कि अक्सर आपके हाइपोपिगमेंटेड या फिर एरिथेमेटस होते हैं। वहीं नोड्स की बात करें तो गुब्बारे या जो गांठ है जो आपके ग्रैनुलोमेटस सूजन के कारण विकसित
हो सकती हैं। हालांकि वेसिकल लेप्रोमेटस कुष्ठ में आमतौर पर ये नहीं देखे जाते हैं, इसकी बजाय लेप्रोमेटस कुष्ठ में घाव आमतौर पर अधिक पुरानी और जो नोड्यूलर प्रकृति के होते हैं, ना कि फफोले ब्लिस्टर वाले होते हैं। अब आपका इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोपेशिया एरिटा इज ड्यू टू, ये का कारण क्या है? इसका कारण क्या है? आपका ऑप्शन है एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन, एंड्रोजन स्टिमुलेशन, लिचेनॉइडल रिएक्शन या आपका ऑटो इम्यून। कौन सा ऑप्शन इसमें आपका राइट लग रहा है आपको? ध्यान से देखिए, इसका आंसर जो है वो आपका राइट है ऑटो इम्यून। एलोपेशिया एरिटा जो है एक ऑटो इम्यून विकार है जिसमें कि शरीर की इम्यून प्रणाली गलती से बालों के कूपों पर क्या करती है? अटैक करती है, ठीक है, जिससे कि बाल झड़ने हमारे लगते हैं, हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। स्थिति में गोल और चिकने जो बालों के झड़ने के धब्बे बन जाते हैं, जो आमतौर पर सिर के बालों पर आपके होते हैं, लेकिन ये शरीर के अन्य हिस्सों को भी आपके इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एस्ट्रोजन और जो एंड्रोजन उत्तेजना से संबंधित नहीं होते हैं, इससे रिलेटेड नहीं होते हैं। ये लिचेनॉइड रिएक्शन भी नहीं है जो आमतौर पर उस त्वचा स्थितियों से जुड़ा होता है जिसमें कि आपका लिचेन प्लांट जैसी सूचनात्मक परिवर्तन होते हैं। इसलिए ऑटोइम्यून गतिविधि एलोपेशिया एरिटा का मुख्य यहाँ पर कॉज है, कारण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, साइनोसाइटिस इन चिल्ड्रन इज कॉमनेस्ट इन। ऑप्शन है आपके फ्रंटल, मैक्सिलरी, एथमोइडल, स्फेनोइड। कौन सा ऑप्शन इसको आपको लग रहा है कि राइट है? तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैक्सिलरी। बच्चों में मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, जो गाल की हड्डी में से जो साइनस होता है, ये साइनोसाइटिस का सबसे कॉमन टाइप है। मैक्सिलरी साइनस जो वो पहले हवाई होते हैं, हवा से ये भरे होते हैं और इस कारण से ये जो वो साइनस संक्रमण का शिकार होने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। बच्चों में जनरली वायरल जो इन्फेक्शन होता है, एलर्जी या ऊपरी श्वसन जो हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, उसके कारण साइनोसाइटिस होता है और मैक्सिलरी साइनोसाइटिस सबसे अधिक प्रभावित होता है। फ्रंटल साइनोसाइटिस की बात करें तो छोटे बच्चों में कम ये सामान्य होता है क्योंकि फ्रंटल साइनस जो वो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होते हैं जब तक कि वे बड़े नहीं होते हैं। वहीं एथेमोइडल साइनोसाइटिस की बात करें तो ये हो सकता है, लेकिन बच्चों में ये मैक्सिलरी साइनोसाइटिस की तुलना में कम कॉमन होता है। वहीं अगर हम बात करें आपका स्फेनोइड साइनोसाइटिस की, तो बच्चों में ये आपका रेयर होता है क्योंकि स्फेनोइड साइनस जो है वो आपका पूरी तरह से जो है वो फुली डेवलप नहीं होता अर्ली एज में, इसलिए मैक्सिलरी साइनोसाइटिस बच्चों में सबसे यहाँ पर कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, थ्रोम्बोसिस ऑफ सुपीरियर ब्रांच ऑफ मिडल सेरेब्रल आर्टरी लीड्स टू। मिडल सेरेब्रल आर्टरी की सुपीरियर शाखा की थ्रोम्बोसिस के परिणाम स्वरूप होता है। आपके ऑप्शन 4 आपको विजिबल है, ए मोटर अफेसिया, बी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, सी है आपका होमिनिमम हेमेनोपिया एंड ऑप्शन यहाँ पर डी है कंट्रालेटरल ग्रास्प रिफ्लेक्स। कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इसका जो है वो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोटर अफेसिया। मिडल सेरेब्रल आर्टरी की सुपीरियर शाखा फ्रंटल लोब को जो है वो ब्लड सप्लाई करती है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों को जो मोटर कार्य होते हैं या भाषा से संबंधित होते हैं। जब एमसीए की सुपीरियर शाखा में थ्रोम्बोसिस होता है तो ये क्या करता है आपका, जिसके कि मोटर अफेसिया जिस का कारण भी बन सकते हैं, जैसे कि ब्रोका फेसिया भी बोलते हैं, जिसमें भाषा समझने में, लैंग्वेज को समझने में कठिनाई नहीं होती है लेकिन बोलने में कठिनाई जरूर होती है, डिफिकल्टी होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क का जो वह क्षेत्र जो बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्रोका का जो एरिया होता है, वो आपका इसमें प्रभावित होता है। वहीं मोटर फेसिया की बात करें तो बोलने में कठिनाई, लेकिन भाषा को समझने में कोई इसमें समस्या नहीं आती है। और मूत्र संयम की बात करें तो सामान्यतः अन्य क्षेत्रों जैसे कि फ्रंटल लोब हुआ, ब्रेन स्टेम हुआ, उसमें क्षति के परिणाम स्वरूप ही होता है, एमएनसी थ्रोम्बोसिस से नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें है कि होमोनिमम हेमेनोपिया, तो ये सामान्यतः ऑप्टिक ट्रैक्ट या जो आपका ऑक्सीपिटल लॉब होता है उसमें क्षति के कारण ये आपका होता है, एमसी की सुपीरियर शाखा से ये नहीं होता है। तो कंट्रालेटरल ग्रास्प रिफ्लेक्स ये फ्रंटल लोब में क्षति के कारण हो सकता है, लेकिन एमसी थ्रोम्बोसिस के जो कॉमन रिजल्ट है उसके रूप में इसको देखा जो वो नहीं जाता है। तो इसलिए मोटर एफेसिया जो है वो एमसीए की सुपीरियर शाखा के थ्रोम्बोसिस का यहाँ पर रिजल्ट जो है वो परिणाम जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लग्ड चिकन स्किन अपीयरेंस इज पैथोग्नोमिक ऑफ।
प्लग चिकन स्किन की उपस्थिति विशेष लक्षण क्या है आपका? ऑप्शन आपको 4 यहाँ पर स्क्रीन पर विजिबल है, ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए। सूडोजैथोमा इलास्टिकम, मार्फन सिंड्रोम, होमोसिस्टिनूरिया, एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फिरिया। क्या आएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो है वो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर ए, सूडोजैथोमा इलास्टिकम, PXE, ठीक है, यानी कि प्लग्ड चिकन स्किन की उपस्थिति जो है वो आपकी PXE में देखी जाती है, जो कि आपका एक दुर्लभ जो है वो अनुवंशिक विकार है आपका ये, जो कि संयोजी जो ऊतक होते हैं हमारे, ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनको ये प्रभावित करता है, खासकर आपकी जो स्किन होती है, आईज होती है, जो आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है उसमें इलास्टिक फाइबर को। तो PXE में स्किन में जो है पंख निकाले हुए मुर्गी की स्किन जैसी जो वो स्ट्रक्चर बनी होती हो सकती है, और गर्दन, बगल और जांघों पर पीले रंग के पेप्यूलिया प्लैक जो वो इसमें बन सकते हैं। वहीं अगर हम PXE जो है सूडोजैंथोम इलास्टिकल जो है एक मात्र ऐसी स्थिति होती है जो इस विशिष्ट उपस्थिति से आपकी जुड़ी होती है। मार्फन सिंड्रोम और जो होमोसिस्टिनूरिया है वो आपके कनेक्टिव टिश्यू से आपका रिलेटेड है और स्किन में ये चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो आपका प्लग्ड चिकन स्किन जैसी बनावट नहीं होती है। वहीं अगर हम एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फिरिया की बात करें तो एक मेटाबॉलिक विकार है जो कि आपकी हीम उत्पादन को प्रभावित करता है, लेकिन ये प्लग्ड चिकन जो आपकी स्किन है उसकी उपस्थिति का कारण नहीं बनता है। तो इसलिए प्लग्ड चिकन स्किन अपीयरेंस जो है वो आपकी क्या है, इस पैथोगेनोमिक ऑफ सूडोजैंथोमा इलास्टिकम का एक सिम्पटम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज डायबिटीज इंस्पिडिस एक्सपेक्ट। निम्नलिखित सभी डायबिटीज इंस्पिडिस का कारण बन सकते हैं सिवाय किसके? मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, आपका हेड इंजरी के, हिस्टोसाइटोसिस के, या फिर वायरल इंफेलाइटिस के। कौन सा ऑप्शन इसमें आपको लग रहा है कि करेक्ट है? तो अगर आपका आंसर है ऑप्शन सी, आंसर सही है, हिस्टोसाइटोसिस। डायबिटीज इंस्पिडिस DI एक जो ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि जो हमारी किडनी होती है उसमें पानी को बचाने में असमर्थ होते हैं, जिससे के परिणामस्वरूप अत्यधिक मूत्र त्याग और हमें काफी ज्यादा मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन होता है और थ्रस्ट भी काफी होती है। तो डायबिटीज इंस्पिडिस के कॉमन लक्षण में क्या हो सकता है? आपका मल्टीपल आपका स्क्लेरोसिस हो सकता है, ये हाइपोथैलेमस और जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं उनको इफेक्ट कर सकता है, जिसके रिजल्ट के रूप में क्या होता है, केंद्रीय जो हमारा सेंट्रल डायबिटीज इंस्पिडिस होता है, क्योंकि एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स ADH का उत्पादन या रिलीज हो इससे आपका प्रभावित हो जाता है। फिर आपका हेड इंजरी की बात करें तो हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड को नुकसान पहुंच सकता है, जैसे कि जो हमारा सेंट्रल डायबिटीज इंस्पिडिस है वो आपका हो सकता है। वहीं वायरल इंफेलाइटिस की बात करें तो जो हमारा ब्रेन इन्फ्लेमेशन है, विशेष रूप से आपका जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरीज है उनको प्रभावित करना, सेंट्रल जो इसमें आपका डायबिटीज इंस्पिडिस है, ठीक है, उसका एक कारण बन सकता है। वहीं हिस्टोसाइटोसिस की बात करें तो ये स्थिति आमतौर पर डायबिटीज इंस्पिडिस से जुड़ी नहीं होती है। इसमें हिस्टोसाइट एक प्रकार की जो इम्यून सेल है उसका असामान्य यहाँ पर प्रसार होता है, लेकिन ये हाइपोथैलेमस या जो आपकी पिट्यूटरी में डिसफंक्शन है उसका कारण नहीं बनता है, जो आपका DI में देखी जाती है। तो इसलिए हिस्टोसाइटिस जो इस सूची में आपका एक हम कह सकते हैं एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये थे हमारे आज के इस वीडियो क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। और अगर आप भी जो है वो सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हैं और अगर अभी तक आपने ये क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया जिसमें कि आपको MCQ टेस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, डेली आपको MCQ टेस्ट जो है वो बहुत सारे लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे लेवल से कर सकते हैं और अपनी एक गवर्नमेंट जॉब की सरकारी सीट को जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। तो मौका से नहीं जाने देना है, बार बार नहीं मिलता है। जल्दी से आपने हमारे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करना है और घर बैठे जो है ये पूरा का पूरा स्टडी एक्सेस जो है विद इन फ्यू सेकंड्स आपने पाना है। तो आज की इस वीडियो क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।